तो परिसंचरण तंत्र के बारे में देखते हैं। इसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने। सबसे पहला मानव रुधिर। तो मानव रुधिर में जो है प्लाज्मा पाया जाता है और रुधिराणु पाया जाता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। रुधिराणु की बात करेंगे, ब्लड कॉर्पुस्कल्स जो है 45%। प्लाज्मा में जो है 91% जो है आपका जल पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है प्लाज्मा में और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यानी प्लाज्मा में 91% जल, कार्बनिक पदार्थ एंड अकार्बनिक पदार्थ। जबकि रुधिराणु की बात करेंगे तो रुधिराणु में जो है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में जो है दो चीज़ पाया जाता है, कणिका में श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में आपका पाया जाता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। और कणिका में श्वेत रुधिराणु में पाया जाता है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 72 बार। हृदय कब आराम करता है? तो 2 का सी, 2 धड़कनों के बीच। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो 3 का डी हो जाएगा, टांगों में दर्द। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला है कि सर्वग्राही। तो सर्वग्राही जो होता है आपका, सर्वग्राही किसको कहा जाता है? सर्वग्राही जो होता है आपका ए बी होता है। मतलब ए बी सभी से ले सकता है। सर्वग्राही जो है ए बी। और सर्वदाता की बात करेंगे तो सर्वदाता जो होता है ओ, यानी ओ सभी को दे सकता है। क्या करेगा? ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को खून दे सकता है। ए बी वाला ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सभी से खून ले सकता है। तो पहला समझ देखिए, पहला जो है आपका ए बी, रक्तदाता समूह ए बी, सॉरी रक्तदाता समूह ए है, ठीक है। तो ए किसको किसको दे सकता है? तो ए दे सकता है ए को और ए बी को दे सकता है, यानी ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। समझ गए? ए वाला ब्लड ग्रुप वाला जो है ए बी है, क्या है? ए बी सर्वग्राही है, मतलब सभी से ले सकता है। तो ए वाला देगा सिर्फ ए को, ए बी को। बी वाला देगा सिर्फ बी को, ए बी को, ठीक है। बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ देगा ए बी को। ओ वाला जो है सर्वदाता होता है, मतलब ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ए किसको किसको दे सकता है? तो ए देगा आपको ए और ए बी को, बी देगा बी और ए बी को, ए बी देगा सिर्फ ए बी को, ओ देगा सभी को। लेकिन हम अब हम बात करते हैं ए किस किस से ले सकता है। तो देखिए ये जो है आपका, ए जो है ए से ले सकता है। ए क्या करेगा? ए से ले लेगा। और सर्वदाता ओ है तो ए ओ से भी ले सकता है। बी की बात करेंगे तो बी बी से तो लेवे करेगा, साथ साथ ओ से भी ले सकता है। ए बी की बात करेंगे तो ए बी क्या होता है? सर्वग्राही, यानी ए बी सभी से ले सकता है, यानी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ओ की बात करेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है सिर्फ और सिर्फ ओ से ही लेगा, ठीक है। चलिए क्लियर? समझिए एक बार और। ए ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है, ए ग्रुप वाला किसको किसको दे सकता है? तो ए को देगा और ए बी को देगा। बी वाला किसको किसको देगा? बी को देगा, ए बी को देगा, ठीक है। ए बी वाला किसको देगा? तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा। ओ वाला किसको देगा? सभी को देगा, ठीक। ए बी जो है सर्वग्राही है, मतलब सभी से ले सकता है। अब हम बात करते हैं ए किस किस से ले सकता है। तो ए ले सकता है आपका ए से और ओ से। बी किस से ले सकता है? बी से और ओ से। ए बी किस से ले सकता है? तो ए बी क्या है आपका? सर्वग्राही है, मतलब सभी से ले सकता है। ओ किस से ले सकता है? तो ओ सिर्फ ओ से लेगा। चलिए अब कुछ ये चीज़ें देखते हैं। चार्ट ये भी वीवीआई चार्ट है आपका, कि यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप का संभावना क्या हो सकता है? तो अगर माता पिता का ओ हो तो संभव है कि ओ होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ओ होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ ए
या ए हो, तो उस कंडीशन में जो है बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है या ए हो सकता है। यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ बी है तो इस कंडीशन में ओ या बी हो सकता है। ठीक है, तीन को क्लियर। देखिए पहला बोल रहा है कि यदि ओ ग्रुप है माता पिता का, तो उस कंडीशन में बच्चे में जो होगा ओ होगा। अगर ओ ए है या ए है तो उस कंडीशन में ओ ए होगा। यदि ओ बी है या बी है तो उस कंडीशन में जो है बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ओ बी हो जाएगा। तीसरा आपका चौथा दे रहा है नेक्स्ट, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उस कंडीशन में आपका सभी होगा, मतलब ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ओ के साथ ए बी हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ए और बी होगा। ठीक, और ए बी हो, बी ए बी हो, ए बी हो, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप जो आएगा आपका ए बी हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं इसको। देखिए अगर बोल रहा है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे में क्या होगा आपका ओ होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ ए है, ठीक है, तो बच्चे में क्या होगा आपका ओ या ए होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है ओ बी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ और बी हो सकता है। एक और याद रखिए, ओ के साथ यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए बी है, ठीक है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या होगा ए और बी होगा। ए या बी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा कि माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है ओ है तो ओ रहेगा बच्चे में। दूसरा है कि ओ ए है तो ओ ए होगा बच्चे में। तीसरा है कि ओ बी होगा तो ओ बी होगा बच्चे में। चौथा है कि ओ के साथ ए बी वाला आ जा रहा है ना, तो भाई ए और बी हो जाएगा बच्चों में। चार को क्लियर। चलिए एक बार और इसको देखिए कि पहला कंडीशन है एक नंबर, देखिए एक नंबर में कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ के साथ ओ होता है तो बच्चे में ब्लड ग्रुप आपका ओ रहेगा। दूसरा है कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ के साथ ए रहता है या ए रहता है, ठीक है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप का संभावना है आपका ओ ए होने का, ओ या ए होने का। तीसरा कंडीशन है कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ बी हो और बी हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका ओ या बी हो सकता है। ठीक है, तीन क्लियर। चौथा केसेस देखिए। चौथा केसेस ये दे रहा है कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस कंडीशन में आपका बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। ठीक है, ए बी वाले के कंडीशन में। अगर पांचवा कंडीशन देखते हैं, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए बी हो, ओ के साथ ए बी हो, तो उसका कंडीशन में ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा ए और बी रहेगा, सिर्फ इसमें ओ नहीं आएगा। ठीक है, ए या बी रहेगा। ठीक है, छठा कंडीशन है यदि ए के साथ ए बी आ जाता है माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी या बी या ए बी रहता है या ए बी रहता है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए रहेगा, बी होगा, ए बी होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें दे रहा, ये भी यही है, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। देखिए ओ रहेगा तो ओ रहेगा हमेशा। ओ के साथ ए या ए होता है तो ओ ए होगा। ओ के साथ बी और बी रहता है तो ओ बी हो जाएगा। ए के साथ बी है तो ओ ए बी या ए बी हो सकता है, मतलब सभी हो सकता है। ओ के साथ ए बी अगर होता है तो इस कंडीशन में ए बी होगा। और ए के साथ ए बी के साथ ए बी या बी ए बी रहे तो इस कंडीशन में ए बी और ए बी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय घात के सटीक लक्षण है। जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी मचलाना होगा आपका। तेज पसीना आना भी हो सकता है, सीने में दर्द भी होगा, लेकिन सिर दर्द इसमें नहीं आता था। एक दो चार, ठीक है, डी करेक्ट आंसर, चार का डी। अगला देखिए, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो पाँच का बी, चार कक्ष होते हैं। एक चीज़ और देखिएगा कि हृदय जो है एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है।
और 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय स्पंदन विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजित होती है आपकी हृदय में। क्या है? हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजित होती है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का सी, हृदय के बराबर। अगला देखिए 8 नंबर की, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए, 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और जो है मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7 से 8% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य का रक्त में कुल कितना मात्रा रहेगी? तो 70 का जो है 7 से 8% रहेगा। तो 9 का जो है स्टार दिया हुआ है। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, 10 का ए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला एक गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य या जीवित ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। इसको देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। ठीक है, लाल रंग हीम के कारण ही होता है। लाल रंग किसका होता है? ब्लड का, हीम के कारण। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा होती है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। ठीक है, यह शरीर में गैस परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है सी नंबर सही नहीं है। देखिए ये लाल रंग होता है, ये सही है आपका। ये फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है, ये भी सही है। यह उत्कोच से फेफड़े का कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही है। लेकिन यह अम्लीय नहीं होता है बल्कि क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है आपका 7.2 के आसपास में रहता है। तो ये जो है 12 नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हीमोग्लोबिन का पीएच मान 7.1 से 7.4 के मध्य रहता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें लौह होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो 1 2 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर। ठीक, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो 4 तो सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है आपका, 3 जो है गलत है। नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 डी नंबर सही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्वान होता है? तो लोहा विद्वान होता है आपका मायोग्लोबिन में, 16 का डी। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? बोल रहा है कि प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केचुआ। केचुआ क्या है? एनालिडा प्राणी है। केचुआ जो है एनेलिडा प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग आपका जो है 18 का भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। तो 19 का डी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला देखिए, रक्त में शरीर का क्या कार्य होता है?
तो 20 का ये सारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। और रक्तचाप को जो है डॉक्टर किससे मेजरमेंट करता है? स्पिग्मो मैनोमीटर की सहायता से। प्रकुंचन दाब जो है 120 मिलीमीटर एचजी होता है, जबकि प्रसरण दाब 80 मिलीमीटर एचजी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? 23 का सी स्पिग्नोमेनोमीटर। निम्न में से किससे रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर का, ठीक है। 25 नंबर देखिए, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। इसमें Hg का मतलब क्या होता है? मरकरी। 25 का भी। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाती है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब यानी बीपी, ब्लड प्रेशर, तो बुढ़ारी में क्या हो जाता है भाई? बीपी बढ़ जाता है। 26 का बी। 4 व्यक्तियों का रक्त दाब मान दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका रक्तदाब जो है सामान्य है। तो वाई का रक्तचाप जो है, श्री वाई का रक्तदाब जो है 120/80 है, तो सामान्य हो जाएगा 27 का श्री वाई 120/80। तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे बॉडी में जो है रक्त का दाब हमेशा वायुमंडल दाब से अधिक होता है। निम्न में से सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। ओ जो है एक तरीके से बीच में देखिए होल है, और होल में सभी घुस जाएगा, तो इस तरीके से याद रखिएगा। सर्वाधिक दाता जो है ओ वाला होता है, होल में क्या होगा? सभी घुस जाएगा, तो 29 का जो है बी। अगला देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो सभी को देने वाला काम कौन करेगा? होल जिसका रहेगा वही ना, ओ समूह। तो उसको बोल सकते हैं ओ समूह वाला। इस तरीके से याद रखिएगा ट्रिक से। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर, किस रक्त समूह का सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? प्रदाता मतलब सभी को देने वाला। ओ, सभी को देने वाला ओ है, 31 का ए, ठीक है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह ए बी के लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभिकथन ए सही है, क्योंकि इसमें जो है ए बी में आपका एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में जो है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा एंटीबॉडी नहीं होता। तो याद रखिएगा, ए बी वाला में क्या होता है? ए बी वाला में एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन एंटीजन जो है दोनों होता है, ठीक है। ए बी दोनों एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त ले सकता है? तो ए बी वाला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सर्वग्राही है, मतलब सभी से ले सकता है। ओ वाला सभी को दे सकता है। तो इसमें जो है 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी वर्ग, डी। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में एंटीजन का अभाव होता है, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। तो ए बी रक्त वाले में जो है आपका एंटीजन तो होता ही है, एंटीबॉडी का अभाव होता है, तो 34 का बी आंसर हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधी को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है आपका ओ से भी ले सकता है, तो यानी 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर देखिए, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उनके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? तो इसे दिया जा सकता है आपका 36 का बी ओ निगेटिव, ठीक है। रक्त समूह की खोज किया था लैंडस्टीनर ने। तो यहाँ पे देखिए,
रक्त समूह ए बी में जो है, रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है, वही रक्त समूह बी में एंटीजन बी उपस्थित रहता है। ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं, जबकि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है तो रक्त के थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। चूँकि ओ निगेटिव समूह में न तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है, ठीक है, और ना ही आर एच फैक्टर रहता है। याद रखिएगा, आपका ओ पॉजिटिव में भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ओ वाले में जो है क्या होता है कि ओ वाले में भी आपका एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन ओ निगेटिव की बात करेंगे तो उसमें कोई एंटीजन पाया जाता है, ना ही कोई आर एच फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट भी अपन याद रखेंगे। पहला कि ए बी की बात करते हैं, तो ए बी में जो है अगर हम बात करेंगे तो एंटीजन जो है, एंटीजन ए एंड बी पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी की बात करेंगे तो इसमें ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं, ठीक है, पाया जाता है। यही अगर हम रक्त समूह ओ की बात करते हैं तो ओ में क्या पाया जाता है, इसमें जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि ए बी में जो है आपका एंटीजन ए एंड बी पाया जाएगा, जबकि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ वाले में बात करेंगे तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ निगेटिव में अगर हम बात करते हैं तो ओ निगेटिव में एंटीजन भी नहीं पाया जाता, साथ साथ आर एच फैक्टर भी नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्ग में से किस एक का रक्त आदान के लिए सुरक्षित होगा। मतलब अननोन पर्सन है, उसको जो है हमको ब्लड देना है बिना चेक किए हुए, तो कौन सा ब्लड दे सकते हैं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ और आर एच माइनस। ठीक है, ओ आर एच माइनस 37 का है। अगला देखिए, एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं, इनमें से कौन सा खून दिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ओ आर एच माइनस। दोनों क्वेश्चन आपका सेम ही है। 39 नंबर की बात करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो डी नंबर लैंडस्टीनर ने। आर एच कारक का नाम संबंधित है, सी एक बंदर से। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्र में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है, तो लिए गए पुत्र रक्त वर्ग कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक विवाहित दंपति है जिसमें एक का जो है ब्लड ग्रुप आपका ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, ए बी पॉजिटिव, और दूसरा का ओ निगेटिव है। मतलब एक पुरुष ले लीजिए या महिला ले लीजिए, तो ये विवाहित दंपति जो है, इसका एक का ए बी पॉजिटिव और दूसरा का ओ निगेटिव, तो जो बेटा निकलेगा उसका तो क्या होगा, तो बेटा का ब्लड ग्रुप होगा आपका ए पॉजिटिव हो सकता है या आपका बी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो 3 गोरा है, तो 3 गोरा में 2 का बेटवा, तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो गया, तो गोद लिया हुआ वाला पुत्र क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव हो जाएगा। तो 41 का ये नंबर। ठीक है, दंपति के एक रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव दूसरे का ओ निगेटिव होने पर उनका जुड़वा पुत्र में रक्त वर्ग जो है ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीसरे गोद लिए गए पत्र का ओ पॉजिटिव होगा। यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए उनका पितृ निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग का हो सकता है। पीछे हम लोग पढ़े हैं अभी कि अगर पिता का ए है माता का ओ है, तो बच्चा क्या होगा, या तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का सी। किसी एक सामान्य व्यक्ति का पीएच स्तर कितना से कितना के बीच में रहता है। रक्त का पीएच स्तर, तो ये 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है। रक्त का पीएच मान 7.4, मनुष्य शरीर का रक्त का पीएच मान 7.4। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। करेक्ट आंसर डी। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि जो एंटीजन होता है, कहाँ गया, प्रतिजन। एंटीजन वे पदार्थ है जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षित को निर्माण को उद्दीपित करते हैं। ठीक है,
प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं। क्या होता है? प्रोटीजन जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में। जबकि एंटीबॉडी भी आपका दो प्रकार का होता है, एंटी ए और एंटीबॉडी बी। लेकिन एंटीबॉडी जो है आपका विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होता है। तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीबॉडी विशुद्ध प्रोटीन्स। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। 47 का से निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। बी करेक्ट आंसर। शरीर में से निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, WBC। पचास नंबर देखते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है। सी नंबर, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? 51 का बी, लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? 52 के लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो मनुष्य के आपका जो है तिल्ली में भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और अस्थि मज्जा में भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो 53 के सी और बी, यानी ई नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पिलहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अगला देखिए, प्रतिरक्षा और संक्रामकता का सर्वाधिक संबंध है 54 के लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? 55 का ये रक्त में प्रोटीन। तो मानव रक्त की जो है श्यानता का मुख्य कारण प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमोटोक्रोटीन, लाल रुधिर कणिकाओं के आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करता है। मानव में श्वेत रक्त कणों की व्यास कितना होता है? तो 0.007 मिलीमीटर होता है। तो 7 माइक्रोमीटर या 0.007 मिलीमीटर। ठीक है, 7 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं या 0.007 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है ब्लड कैंसर, यानी 57 का भी ल्यूकेमिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाल रक्त कणिकाओं मुख्यतः बनती है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अस्थि मज्जा में। और लाल रक्त कणिका जो है स्प्लीन बोलिए या पिलिया बोलिए, स्प्लीन या पिलिया में मरता है। मतलब WBC का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है और इसका मृत्यु होता है स्प्लीन या पिलिया में। इसका जो जीवन काल मतलब कितने दिन का होता है? 120 दिन का। ठीक है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल की बात करेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण जो है स्प्लीन पिलिया में होता है। समझ गए? व्हाइट ब्लड, WBC। तो यहाँ देखिए RBC का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। RBC मरता है स्प्लीन या पिलहा में, जबकि WBC का निर्माण होता है स्प्लीन या पिलहा में। जब और एक और चीज़ याद रखेंगे कि WBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, WC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो WC बनता है आपका पिलिया में और RBC का विनाश होता है पिलिया में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 59 का भी है। रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय की रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है? हृदय धमनियां कहलाती है। अगला देखिए 62 नंबर बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थ्रोम्बरिन। प्रोथ्रोम्बरिन नहीं है जबकि थ्रोम्बरिन है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बरिन का संबंध है? थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बरिन नहीं है। थ्रो वाला है, सीधे थ्रोम्बिन है। ठीक है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%।
किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनके हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। तीसरा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं केवल लसिका पर्व की बनी होती है। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो यहाँ पे सही आपका हो जाएगा डी नंबर, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है, क्या बोल रहा है उसको देखिए, WBC वाइट ब्लड या ल्यूकोसाइट्स इसको कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स की तुलना में बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या RBC की अपेक्षा कम होती है। तो WBC या ल्यूकोसाइट्स की तुलना में जो है बिंबाणु या रुधिराणु प्लेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि RBC की अपेक्षा कम होती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बिंबाणु के बारे में थोड़ा सा इसको ग्राफ से देखते हैं। देखिए ये हो गया बिंबाणु। तो बिंबाणु जो होता है आपका WBC RBC से जो है, WBC नहीं RBC से आपका कम होता है, जबकि WBC की बात करेंगे तो WBC से अधिक होता है। ठीक है, तो बिंबाणु की संख्या WBC से अधिक और RBC से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कटे स्थानों में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडरी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त अस्कंदित हो जाता है यानी बंद हो जाता है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिटकरी के बारे में देखिए, फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्युमिनियम होता है जो आयनों के अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, फिटकरी में एल्युमिनियम पाया जाता है जो कि ये स्कंदन यानी शक्ति के कारण जो है यह रक्त प्रवाह को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म का है, जिससे किसी भी मरीज को डैश का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो मरीज को जो है ब्रिटेन में जो है ये 67 का करेक्ट आंसर बी ब्रिटेन। तो अपन देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। चलिए इसको देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो पहला पॉइंट है कि शरीर में कोशिकाओं को उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि के कई अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के आवश्यक हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को जो है उत्सर्जनीय पदार्थ कहा जाता है। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना किडनी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, किडनी क्या करता है कि जो है जितना भी मूत्र से जो अपशिष्ट पदार्थ ये सब चीज़ें होता है उसको छान करके बाहर करना है, सब चीज़ें जो है। ठीक है, जितना हानिकारक चीज़ें अपशिष्ट निरंजक पदार्थ को मूत्र के रूप में जो है शरीर से लगातार बाहर निकलने का भी कार्य करता है। तो जितना भी खतरनाक चीज़ें होती है वो मूत्र के रूप में जो है शरीर से बाहर निकलने का काम करता है किडनी। ठीक है, किडनी में ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन पाई जाती है। इसे हम लोग क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, यानी किडनी का ब्रिक का जो है क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को बोला जाता है या नलिकाएं बोला जाता है। तो यानी याद रखिएगा, ब्रिक नलिकाएं या नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी का जो होता है ब्रिक नलिका नेफ्रॉन क्रियात्मक इकाई होता है। औसतन प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, मनुष्य दिन भर में कितना पेशाब करता है, तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र। ठीक है, मूत्र क्या होता है, हल्का पीएच अम्लीय होता है जिसका पीएच मान अच्छा मूत्र करना है, अच्छा तो मूत्र का पीएच मान 6 हो गया, अच्छा। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। मूत्र में क्या क्या चीज़ें होती है ये चीज़ें देखिए, 95% जल रहता है, 2.6% यूरिया रहता है, इसके अलावा अनावश्यक लवणों का जो है ये रहता है आपका। ठीक है, पथरी जो है, पेट की पथरी बनती है, किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल के निरावसन के लिए उत्तरदायी जो है यकृत है। अल्कोहल शराब पियोगे तो लीवर खराब होगा, यकृत होगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के निरावसन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में से कौन सा उत्तरदायी है। तो अल्कोहल पियोगे तो क्या होगा, लीवर खराब होगा, यकृत। ठीक है, 1 का यह।
एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा पेशाब करता है? अच्छा अच्छा, 1.5 लीटर पेशाब करते हो। ठीक है। क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा, 1.5 लीटर पेशाब करते हो तो 1.5 लीटर आ जाएगा, 1.5 लीटर। और अच्छा अच्छा यानी पीएच मान इसका जो है 6 हो जाएगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। मानव वृक्क के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क के उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क धमनियों से वापस जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशन होता है तथा वृक्कीय सिरे में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो इसमें आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी किडनी पाई जाती है तथा वृक्क में वृक्क नलिकाएं नेफ्रॉन पाई जाती है जो कि उत्सर्जन की इकाई होती है। रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ज अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशन होता है जहाँ वृक्कीय शिरा में रक्त के आसपास वापस भेजा जाता है। देखिए, मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? 4 का डायलिसिस। निम्न में से कौन सा सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, 5 का सही। डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। तो डायलिसिस आपका संबंधित है किडनी से। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो 7 का डी किडनी। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? 8 का हो जाएगा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो याद रखिएगा, किडनी जो है आपका एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है। वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है? 1200 सीसी। मानव वृक्क प्रतिदिन जो है 1500 लीटर रक्त शुद्धि करता है तथा 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। 1200 सीसी वृक्क से प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। समझ रहे हैं ना? 1 मिनट में 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त प्रवाहित होता है और प्रतिदिन 1500 लीटर जो है रक्त को शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र भी तब्दील करता है। अपोहक का कार्य संपादन हेतु होता है वह है 10 का बी किडनी। देखिए, क्या बोल रहा है कि जब वृक्क किडनी किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रुधिर को साफ नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें उत्सर्जी पदार्थ अलग करने हेतु अपोहक या डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है जो कि कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। तो अपोहक क्या होता है? तो अपोहक यही होता है कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो उसको जो है कि जितना भी आपका इम्प्योरिटीज है बॉडी का उसको साफ करने के लिए डायलेजर लगाया जाता है। ठीक है। क्या लगाया जाता है? मूत्र से जो है डायलेजर लगाया जाता है वहाँ पे किडनी के समान। तो इसी को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। निम्न में से कौन सा काम मानव किडनी का सामान्य कार्य नहीं है? तो पहला है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, तो ये काम है। यूरिया को छान करके बाहर करना ये है। कई हार्मोन का स्रावन करना ये भी है। लेकिन रक्त में ब्लड में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना ये यूरिया का किडनी का काम नहीं होता है। तो 12 का जो है बी करेक्ट आंसर। मानो किडनी स्टोन में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी देखिए, किडनी स्टोन को हम लोग पथरी या असमरी के नाम से भी जानते हैं। तो एक नया शब्द बन रहा असमरी, याद रखिएगा। स्टोन को हम लोग असमरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मानव गुर्दे से बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। मानव में गुर्दे की पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। अब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका तंत्र निकलती हैं?
तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी उपयुक्त तीनों के लिए। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय घाती को नियंत्रित कर रखने के लिए उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो 3 नंबर 1 2 दोनों सही है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है इसका नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का बी मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, यानी याद करने की क्षमता या याद क्षमता बोल सकते हो उसको। तो ये होता है सेरिब्रम में, ठीक है। अगला देखिए, मानव शरीर का तापक्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न जाड़ों में घटता है न गर्मियों में बढ़ता है, मतलब हमेशा सेम बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। मनुष्य का शरीर का तापमान याद रखिएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद नहीं रखिएगा 98 पॉइंट अच्छा 98.6 याद रखिएगा, 98.6 होता है, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, या 310 केल्विन, ठीक है। कितना टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन, या 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला है प्रतीति या प्यास का केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी हाइपोथैलेमस। अब देखिए, हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, जुनून, ये सब चीज़ें, जितना घिरना, जितना भी चीज़ें हेट करना बोल सकते हैं, आई लव भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस में होता है। तो याद रखिएगा, हमको किसी से प्यार हो गया तो ये प्यार हो गया, बेसिकली प्यार होता नहीं, एक बीमारी है, इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो प्यार, भूख, ये सब चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र जो है बिंदु मस्तिष्क हाइपोथैलेमस में होता है। रक्तदाब, जल की उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है, यानी गुस्सा हो गया, ये सब चीज़ें जो है हाइपोथर्मिस के द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो मनुष्य का तापमान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो उसका नाम है रीनहोल्ड अगस्त उंडरलिच ने, रीनहोल्ड अगस्त उंडरलिच ने, ठीक है। मनुष्य शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 310 केल्विन, 11 के है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेडुला अम्बलागोटा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। देखिए, ग्रंथि जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहिःस्रावी ग्रंथि जो है आपका नलिका युक्त होता है, मतलब उसमें नली होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, नलिका विहीन होता है। बहिःस्रावी ग्रंथि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दुग्ध ग्रंथि, दूध देने वाला ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आंसू निकलता है बाहर की तरफ, लार ग्रंथि, ये सब चीज़ें। तो दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये जो है बहिःस्रावी ग्रंथ है जो कि नलिका युक्त होता है, ठीक है। दुग्ध निकलता है जी, श्वेत होता है, आंसू निकलता है, लार ग्रंथि, ये सब बहिःस्रावी ग्रंथि हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे जो कि नलिका विहीन होता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि में आ जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिलियन ग्लैंड, थाइमाइड ग्लैंड। तो ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होता है आपका मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि उसको बोलते हैं जिसमें
जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तकीय कोशिकाएं होती है उसी को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय जो है आपका मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? अग्नाशय क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड होता है। तो समझ गए, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, मिक्स्ड ग्लैंड। तो बहिःस्रावी में क्या होता है कि नलिका युक्त होता है और अंतःस्रावी नलिका विहीन होती है। बहिःस्रावी में बात करेंगे तो दुग्ध ग्रंथि हो गया, आशु ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया। जबकि यही अगर हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में तो पीयूष, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड। अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड में होता है आपका जिसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी के दोनों गुण पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अग्नाशय। अब थोड़ा सा देखते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथ है। अग्नाशय के जो लैंगर हिल्स की द्वीपिका होती है उसमें याद रखिएगा बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकोगोन निकलता है तथा डेल्टा से डेल्टा सोमेटोस्टैटिन निकलता है। समझ गए? बीटा से इंसुलिन, अल्फा से जो है ग्लूकोगोन और डेल्टा से सोमेटोस्टेनिन। अगला एक चीज़ बोल सकते हैं कि अग्नाशय के जो है पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है सिक्रीटिन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिक्रीटिन। छोटी आंत में ग्रहणी से उत्पन्न हार्मोन जो है जठर रस के स्राव को भी कम करता है। तो अपन सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अग्नाशय के पाचक रस को उत्पादित या प्रेरित करने के लिए हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं सिक्रीटिन। अगला एक डायग्राम है, इसके बारे में अपन कुछ देख लेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे देखिए, एक साइड से चलते हैं। मस्तिष्क में यहाँ पे जो है कान के पास में एक ग्रंथि पाया जाता है, पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि से क्या निकलता है? आपका मेलाटोनिन होता है उसमें। पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन। जस्ट यहाँ पे बगल में पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि में जो है आपका पश पिट्यूटरी या अग्र पिट्यूटरी होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? या तो पश पिट्यूटरी या अग्र पिट्यूटरी। तो पीयूष ग्रंथि में अग्र पिट्यूटरी से जो है सोमेटोट्रोपिन, एसटीएच। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन निकलता है। या पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का ही पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इससे जो है वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन निकलता है या लुटियोट्रोपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन भी निकलता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, ये सब चीज़ें निकलता है। ठीक है, थायराइड प्रेरक हार्मोन भी निकलता है। अमाशय से दो चीज़ याद रखिएगा, अमाशय से आपका गैस्ट्रिन और ग्रेलिन निकलता है। ठीक है, अग्नाशय की बात करेंगे तो अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टैटिन और एफ कोशिका से जो है अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड। तो ये पोर्शन जो है आपका वीवीआई है। ठीक है, अग्नाशय के बारे में जो है अल्फा कोशिका से अल्फा ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टैटिन और एफ कोशिकाओं से जो है अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और अमाशय से गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे तो एड्रिनल में दो पार्ट होता है, एक एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें एड्रिनल या एपिनेफ्रिन निकलता है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा। अब हम इधर की बात करते हैं। तो देखिए पुरुषों में पाया जाता है सिर्फ पुरुष में टेस्टोरोन। पुरुष को पहले टेस्ट कर लेना जरूरी है। तो टेस्ट से याद रखिएगा टेस्टोरोन या एंड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, अब की महिला में अंडाशय पाया जाता है। तो अंडाशय में क्या पाया जाता है? अंडाशय में यहाँ पे देखिए एंड्रोजन है, एन ड वाला है, यहाँ पे एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्ट्रोजोन पाया जाता है। तो अंडाशय में और सिर्फ महिला में जो है एस्ट्रोजोन प्रोजेस्ट्रोजोन पाया जाता है, जबकि पुरुषों में जो है टेस्टोरोन। पुरुष को टेस्ट कीजिए पहले, तो टेस्टोरोन या एंड्रोजन पाया जाता है, वहाँ पे एस्ट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए किडनी की अगर हम बात करेंगे तो किडनी से जो है कैल्सिट्रोल, रेनिन या एरिथ्रोपोइटिन निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लीवर से जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, थाइमस ग्रंथि से जो है थाइमोसिन या थाइमोपायोटिन। अगला हम बात करेंगे थायराइड या ऑटो ग्रंथि तो टेट्रा थायरोक्सिन निकलेगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड या पीटीएच हार्मोन। तो इसका डायग्राम आप एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संति है? तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय।
वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडीएच के द्वारा, जो कि पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है इसके द्वारा। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो देखिए अग्नाशय से हमको क्या निकलता है, इंसुलिन। ठीक, जनन ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन निकलता है, पीयूष वृद्धि करता है। अधिवृक्क जो है कार्टिसोल, और जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 जो है क्या नंबर पे है आपका, देखिए 2 3 1 4 सी नंबर पे। ठीक, अगला देखिए 4 नंबर, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। इसका ऑप्शन ये दिया है आपका, तो देखिए इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से, पता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से, ये भी पता है। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भाशय महिला से। और टेस्ट कीजिए किसको, पुरुष को टेस्ट कीजिए तो वृषण से पुरुष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्राणी के कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों के खाने को दी जाती है, तब उसके रक्त में शर्करा या शानदार स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 5 का बी, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए देने पर उसके रक्त में शर्करा के शानदार स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जो है अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, तो 6 का बी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। 7 नंबर, मनुष्य शरीर में निकलने में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का होता है, मतलब अंतःस्रावी भी होता है और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। बहिःस्रावी होता है आपका नलिका युक्त और अंतःस्रावी जो है नलिका विहीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय के पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, 8 का सी, सिक्रिटिन। तो 9 नंबर है कि मधुसूदनी या अंतःस्रावी हार्मोन जो है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है 9 का बी, वसीय अम्ल है। इंसुलिन जो है अग्नाशय की जो है बीटा कोशिकाओं से, लैंगरहॉल्स द्वीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन है 10 का डी, प्रोटीन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, 11 का बी, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन होता है 12 का सी, प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहॉल्स की द्वीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है, यानी बीटा सेल से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है आपका 13 का बी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन में जो है आपका जस्ता पाया जाता है। डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। डायबिटीज़ वाला को व्यक्ति को वैसोप्रीन के अतिशय स्त्राव से ग्रस्त हो जाता है। तो ए तो सही है आपका, आर गलत है। ठीक है, ये सही है, आर गलत है, क्योंकि डायबिटीज वैसोप्रीन बेसिकली जो है पेशाब से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, वैसोप्रीन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा या रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रीन का स्राव बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में डायबिटीज होता है, तो 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इंसुलिन की कमी से, जो कि अग्नाशय के जो बीटा सेल कोशिकाओं से निकलता है।
ठीक है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हिल की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगर हेल्स के द्वारा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है 19 के बी अग्नाशय में। इंसुलिन एक प्रकार का 20 का ये हार्मोन है। इंसुलिन प्राप्त होता है 21 के बी डहलिया के जड़ों से। तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? डहलिया के जड़े से। तो इंसुलिन क्या है आपका? हार्मोन है, हार्मोन या प्रोटीन बोल सकते हैं। हार्मोन प्रोटीन है, प्रोटीन है जो कि निकलता है आपका अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय। अग्नाशय के जो बीटा सेल की कोशिका होता है वहाँ के डहेलिया के जरिए से प्राप्त होता है। ठीक है। तो हार्मोन प्रोटीन याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है शरीर में जो है डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का डी। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही है। मेलाटोनिन निद्रा का हार्मोन नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा, ये दुग्ध ग्रंथि दूध का निःसरण करने के लिए होता है, जबकि गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण है, ये गलत होता है आपका। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका वीवीआई मारिएगा। अगले देखिए, गैस्ट्रिन क्या होता है कि गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को दीप्त करता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना चुम्बन निम्न हार्मोन के किसके मोचन की प्रेरित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि में दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटीन नहीं है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है आपका क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है। जबकि कैरोटीन, फाइब्राइन, कोलाजोन जो है प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है पीयूषवा। कौन करती है? पीयूषवा करता है। पीयूषवा क्या है? मास्टर ग्रंथि है, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो है नियंत्रण करता है। लेकिन एक उसका दुश्मन है जो उसको जो है नियंत्रण करने का काम नहीं करता है, उसका नाम है आपका पटौरी ग्रंथि। क्या नाम है? देखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर के मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यह समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। आगे दे रहा होगा, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो वही है पराउटू ग्रंथि जो है पीयूषवा का दुश्मन है, जो कि पीयूष ग्रंथि जो है पीयूषवा है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन पराउटुआ क्या है कि ये अलग अपना कार्य करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की दिया सुई लगाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन। तो एक नंबर में है कि थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। आयोडीनिक हार्मोन होता है, तो इसका है थायरोक्सिन। आयोडीनिक नमक उपयोगी होती है क्योंकि यह 31 का सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला देखिए, आयोडीनिक हार्मोन थायरोक्सिन है। 33 का बी एमिनो एसिड। और एक चीज़ और देखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन को हम लोग TSH हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये देखिए, TSH यानी जो है थायरॉयड स्टिमुलेटेड हार्मोन या थायरोट्रोपिन। ठीक है, TSH थायरॉयड स्टिमुलेटेड हार्मोन या थायरोट्रोपिन।
थायराइड ग्रंथि किस खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? क्या बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH हार्मोन। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है? थायरोक्सिन में। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। इसका ऑप्शन ये दे रहा है आपका। तो देखिए, सबसे पहले फेरोमोन जो है गंध के बोध के साथ बच्चों को या गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों में पाया जाता है। एड्रेनलिन से क्रोध भय खतरा होता है और इंसुलिन से जो है ग्लूकोज में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 सी करेक्ट आंसर। कौन सा हार्मोन लरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है लरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। देखिए, एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन नाम से भी जाना जाता है। यह एड्रीनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको हम लोग लरो हार्मोन, उरो या लरो हार्मोन, साथ में फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में, जैसे संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। किस हार्मोन में स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है या उत्तेजना का अनुभव होता है? तो 40 का सी एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुटिका। एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है, ठीक है, जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की जो है ग्राफियन पुटिकाओं तथा थीका इंटरर की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर के रोजनावृत्ति की आयु यानी 45 से 52 वर्ष तक होता है। महिला सेक्स हार्मोन है 42 का ये एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? महिला हार्मोन है। स्त्रियों की रोजनावृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? रोजनावृत्ति का मतलब होता है मासिक धर्म के बाद जो हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वो है आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी ए और सी दोनों। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला में मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद हो जाता है तो मासिक चक्र जो है समाप्त हो जाता है। एक चीज़ और देखिएगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा पुरुष हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी उत्पादन जारी रहता है, थोड़ा बहुत निकलते रहता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोन, ठीक है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। तो इसका पहला सही है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन होता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये भी सही है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये भी सही है, लेकिन चौथा जो है आपका गलत है। 46 का बी, ठीक है। देखिए, सोमैटोट्रोपिन क्या होता है? एक वृद्धि हार्मोन होता है। सोमैटोट्रोपिन की अधिकता से जो है भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि सोमैटोट्रोपिन की कमी से क्या होता है? बौनापन आ जाता है।
किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के लिए बोल रहा है। ये इसका ऑप्शन है आपका। सबसे पहले नंबर पे हार्मोन। हार्मोन क्या है? टेस्टोरोन। एंजाइम, एंजाइम जो हो जाएगा लाइपेज। बहुलक पॉलीथीन और फॉस्फोलिपिड जो है लेसिथिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2 1 3 4 ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का स्रावित करता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये हम पूछ सकते हैं आपसे कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो लीवर होता है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें, लीवर इज नोन एज यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। इसका रस विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होती है और इसको रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मनुष्य शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? तो याद रखिएगा, वाहिनी विहीन जो है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और बाह्य अस्त्रावी ग्रंथि जो है उसमें जो है आपका वाहिनी विहीन नहीं होती है, उसमें वाहिनी होती है। ठीक है, तो 39 का सी, 49 का सी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कौन सा क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। 50 का सी। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर का मेलाटोनिन के उत्पाद अधिक होता है। तो पहला तो सही है और कारण जो है आपका गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। सी करेक्ट आंसर। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। क्या है? मेलाटोनिन जो है निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है, सिर्फ और सिर्फ मेलाटोनिन रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच में पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आँख से जुड़ी रहती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, तो इसे रात का हार्मोन या अंधेरा का हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ये बनेगा कि रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो मेलाटोनिन को कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए जनन एवं भ्रूणीय विकास देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? तो 2 का करेक्ट आंसर होगा बी, डिम्ब वाहिनी नली एवं फ्लोपिन ट्यूब। मादा जनन में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहते हैं। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शुक्राणु होता है आपका मादा जनन में पहुंचती है तो 1 से 2 दिन तक ले जो है जीवित रहती है। करेक्ट आंसर 3 का डी। मानव भ्रूण जो है, मानव का जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसका हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी 7 चौका 28 दिन के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो आपके भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है उल या एमनियान। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पादप कार्जिकी और प्रकाश संश्लेषण। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रण हरित या क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 1 का सी, मैग्नीशियम।
पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्ते के हरे रंग का कारण होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का जो है प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में जो है आपका कार्बन पाया जाता है, प्लस हाइड्रोजन पाया जाता है, प्लस नाइट्रोजन पाया जाता है, प्लस ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का 1 कैल्शियम। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। 3 का सी मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? तो 4 का जो है ऑक्सीजन। इसमें देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O मिल करके आपको जो है ग्लूकोज C6H12O6 और 6H2O प्लस 6O2 देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो 5 का डी कार्बन डाइऑक्साइड। 6 नंबर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? तो 7 का बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग की जाती है आपको। अगला 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है? तो 8 का बी कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। 9 का ये रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो 10 का जो हो जाएगा आपका बी ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है। 11 का ए जल से। प्रकाश निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो 12 नंबर देखिए कि प्रकाश निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। ठीक है, बी नंबर नीला और लाल। प्रकाश अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। 13 का बी शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 14 का सी दिन में अथवा रात्रि में। पेड़ व पौधे खाना तैयार करने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? 15 का डी फोटोसिंथेसिस। 16 नंबर देखिए वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है। 17 का सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल प्रकाश। याद रखिएगा रेड के बाद जो होता है आपका किस में होता है? बुल्लू में होता है, नीला में होता है, BLUE बुल्लू में। तो सबसे ज़्यादा लाल में और उसके बाद बुल्लू में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ए लाल। बी नंबर देखिए बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लाल, उसके बाद नीला। सही कथन है। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। कृत्रिम प्रकाश होता है। तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। 23 का बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो पहला तो गलती है आपका, बी सही है। प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो यानी 24 का जो है बी सही है। प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। सी नंबर बोल रहा है कि भोजन ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ज्वलित करता है। सी गलत है। ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं। तो सिर्फ बी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज प्रत्येक अणु में संश्लेषित होते हैं, शामिल रहते हैं? तो 25 का भी 18। निम्न में से कौन सा अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 26 का क्लोरेला। निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? तो 27 का हो जाएगा आपका प्रकाश। ये क्या है कि पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है। तो 27 का ये प्रकाश संश्लेषण। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। अब चलिए पादप पोषण के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख करके मर जाता है। वन का बीज जड़ ऊर्जा से वंचित रह जाती है। पौधे में फ्लोएम का मुख्यतः उत्तरदायी होती है। तो फ्लोएमता मुख्यतः उत्तरदायी होती है आपका ए नंबर आहार वहन के लिए और जल वहन के लिए जाइलम। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। तो जाइलम, ज से जाइलम हो जाता है, ज से जो है जाइलम, ठीक है, और ज से जल भी होता है। तो जाइलम जल, जाइलम जल। तो 3 नंबर जो है ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? 4 का ए सोडियम। तो पौधे के विकास के लिए आपका जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। प्राथमिक में क्या जाती है आपके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि द्वितीयक की बात करेंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है, ठीक है। अगर हम सूक्ष्म तत्वों की बात करेंगे तो सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या होता है? लोहा, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन। इसका कुछ ट्रिक बना रहे हैं।
देखिए क्या हुआ, मैं निकला कॉलोनी बोरा में जिंक मोलिब्डेनम तांबा लाने। क्या निकला, मैं निकला कॉलोनी बोरा में जिंक मोलिब्डेनम तांबा लाने। तो याद रखिएगा, मैं से बन जाएगा मैग्नीज, ठीक है। निकला से जो है अगर हम बात करेंगे तो निकेल, कॉलोनी से क्लोरीन, बोरा से बोरन बन जाएगा। उसके बाद जिंक से जिंक, मोलिब्डेनम और तांबा से तांबा, ठीक है। तो मैं निकला कॉलोनी बोरा में जिंक मोलिब्डेनम लोहा तांबा लाने। क्लियर। एक बार और देखिए, मैं निकला कॉलोनी, मैं निकला कॉलोनी बोरा में जिंक कॉपर लोहा लाना। याद रखिएगा, मैं से बन जाएगा आपका मैग्नीज, निकला से निकेल, कॉलोनी से क्लोरीन, बोरा से बोरन, जिंक से जिंक, कॉपर लोहा लाने। यानी मैं निकला कॉलोनी बोरा में जिंक कॉपर ब्रोमीन लोहा लाने। मैं निकला कॉलोनी बोरा में जिंक कॉपर ब्रोमीन लोहा लाने, ठीक है। 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मैं निकला कॉलोनी बोरा में जिंक कॉपर ब्रोमीन लोहा लाने। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है? पोषक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो मैं निकला कॉलोनी, तो मैग्नीज निकला, कॉपर है, मैग्नीशियम भी है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, 6 का डी, ठीक है। कैसे? तो मैं निकला कॉलोनी बोरा में जो है कॉपर मोलिब्डेनम जो है, उसके बाद और क्या है, लोहा लाने। तो इसमें जो है आपका मैग्नीशियम नहीं आता, तो 6 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो 7 का जो है सी, बोरन। निम्न में से परजीवी पौधा है, तो परजीवी पौधा जो है अमरबेल है आपका, 8 का बी। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। तो सबसे पहला निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एक का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर पे, ठीक है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 2 का टी, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 3 का सी, साइटोकाइनिन। कौन सा वृद्धि हार्मोन है? तो वृद्धि वृद्धि कौन करेगा? साइट से वृद्धि करेगा, तो 4 का डी, साइटोकाइनिन। 5 नंबर मिलाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होता है? शिखर प्रधानता। जिबरेलिन में क्या होता है? कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन में क्या होता है? कोशिका विभाजन। एफसीसी एसिड क्या होता है? वृद्धि और अवरोधक। तो 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 6 का बी, साइटोकाइनिन। सूखा संहिता से संबंधित हार्मोन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफसीसी एसिड। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन, तो 8 का एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, तो 9 का जो है ए, एसेटिलीन। देखिए, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, 10 का बी, एसेटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल प्रयुक्ता के लिए उत्तरदायी है? तो 11 का सी, एथिलीन।
सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। देखिए क्वार्ट्ज होता है सोडियम सिलिकेट, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और कृत्रिम फलों को पकाने के लिए एथिलीन, और शीतल भी हो जाएगा आपका क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, बी के 4, 3 4 1 2, 3 4 1 2 बी नंबर। अगला देखिए टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। तेरह का सी पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। अब देखते हैं पादप जनन। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। 1 का सी प्राकोष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। तो 2 का सी जो है 1 और 3 केवल। कायिक प्रवर्धन कॉलोनियल जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन वर्ष में अधिकतर भाग में चल सकता है। तो 2 गलत है, 1 3 सही है, सी नंबर। ठीक है, चार नंबर जो है बहुत लंबा क्वेश्चन है। चौथा देखिए, चौथा बोल रहा है कि भ्रूण किस में मिलता है। तो 4 के सी बीज में मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। 5 के बी तना काट से। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए, बोगनवेलिया, कॉर्नेशन, कोको, अंगूर। तो इनमें से कौन सा पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी। मौसमी के पौधे के प्रवर्धन के कलम तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे के प्रवर्धन दाब तकनीक के द्वारा होता है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2, यानी मौसमी के पौधे के प्रवर्धन कलम तकनीक द्वारा होता है, सही है। चमेली के पौधे के प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंबंग और जयांग अलग अलग समय पर प्रयुक्त होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। 8 का ए भिन्न कलापोक्ता बोलते हैं उसको। एक ही पौधे के एक ही पुष्प से प्राकोष से प्राकोण के उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिग्रह में स्थानांतरण कहलाता है। 9 के बी जो है सजात पुष्पी परागकण, क्या बोलते हैं उसको, सजात पुष्पी परागकण। तो एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण के उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक महत्व के बारे में। पहला नंबर पे है कि कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचनिया क्या खाती है, आंवला खाती है, आंवला का। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। 2 का डी गन्ना की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 3 का सी जो है सुमेलित नहीं है। देखिए सरसों वरुणा होता है, ये सही है आपका। सरसों क्या है, वरुणा की प्रजाति। मटर सपना, अलसी जो है सूरजा गलत है, मूंगफली कौशल। तो अलसी 3 वाला जो है गलत है। सूरज आम पपीता आलू आदि की प्रजाति है, न कि अलसी की। से सभी विकल्प सुमेलित हैं। तो सूरजा क्या है, आम पपीता आलू की प्रजाति है, अलसी की प्रजाति नहीं है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनोकण का उपयोग कई नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसे कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा क्या है।
तो 4 का बी पार्थेनियम का पौधा है, ठीक है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। 5 का बी लाइकेन से। लाइकेन जो है थैलोफाइटा समूह किससे संबंधित है? कुछ जाति के कीट और बरूथियों के प्रचुरोत्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम का तेल अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। तो इसका जो है तीनों सही है आपका, ठीक है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 2020 में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो 7 का 1 ए है, यानी 1 2 5 6। कसावा का यूज कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का, सरा आलू का और चुकंदर का। तो 4 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की घोषणा की गई थी। कच्चे तेल में आयात की कमी लाना तथा घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पाद को बढ़ावा देना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अनुसार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन में हेतु गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू, क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूँ, चावल आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है? तो 8 का डी करंज जो है पेट्रोपादप है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 4 हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, 2 4 हाइड्रोकार्बन्स भी है और लिपिड भी है। 9 का 2 4। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो 11 का हो जाएगा आपका डी, रतन जोत का। ठीक है, बायोडीजल बनाने में रतन जोत का यूज किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो 12 का सी, रतन जोत बायोडीजल पौधा कहलाता है। 13 का डी जो है जेट्रोफा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला बोल रहा है कि कुस्कुटा या अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधे के पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुस्कुटा या अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधे की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये गलत है। यानी कथन गलत, कथन सही है, कारण गलत है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किसमें प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी, गन्ना। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन प्रजाति से। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। 17 का ये एस्टिक एसिड, 17 का पावर एल्कोहल का है। सीरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के लिए। शीतल पेय जैसे कोलम में पर्याप्त मात्रा में होती है। 18 के कैफीन की। तो देखिए शीतल पेय जो है जैसे कोला में कैफीन होता है, जबकि निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। टेनिन कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि रेनिन जो है एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दूध को पचाता है। ठीक है,
तो कोला कैफीन, कोको कोला में जो कैफीन पाया जाता है, निकोटीन तंबाकू में, और टैनिन कच्चे फलों में, रेनिन की बात करेंगे तो जो कि शीशों में पाया जाता है और दूध को पचाता है। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर, कैफीन क्षार उपस्थित रहता है। तो 19 का सी, चाय और कॉफ़ी के दोनों में। ठीक है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन। ठीक है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों में से मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। 21 का है आयोडीन का। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 22 का डी, आयोडीन का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा पादप उत्पाद है? 1 नंबर में दे रहा है कपूर, वनीला, कासनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कपूर भी है, वनीला भी है, कासनी, चिकोरी भी, ये सब पादप उत्पाद है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो 24 की बात करेंगे तो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है आपका हींग। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ठीक है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, 25 का डी। अगला सूचीवन से सूचीवन को मिलाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अफीम क्या होता है? फल होता है। हींग जो है जड़ है। रबर की बात करेंगे तो रबर तना है, और कुनैन जो है छाल है। ठीक है, अफीम फल, हींग जड़, रबर तना, कुनैन छाल। हींग प्राप्त की जाती है तो 27 का बी, जड़ के निष्कर्षण से। तो जड़ से भी प्राप्त की जाती है और तने से भी प्राप्त की जाती है। तो तने से, स्त्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से, तो और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अफीम किस श्रेणी का दवा के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, औषधकारी दवा। मुख्य मच्छक विकर्षक पदार्थ किस में प्राप्त होता है? मच्छर को जो है भगाने वाला पदार्थ। 29 का सी, नीम में पाया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, फिनॉल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 31 का हो जाएगा डी, रियोन जो है रूपांतरित स्टार्च, ये जो है सम्मिलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन विशिष्ट रबर, जबकि रियोन जो है रूपांतरित चट्टान बोल रहा है। ये डी जो है गलत है, बाकी सभी सही है। रोग एवं उपचार, विषाणु जनित रोग अपन देखेंगे। ठीक है।